हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। बात करेंगे इसमें इश्यूज एंड प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस की जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ब्रीफ रहेगा। इसमें मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगी ताकि जो है आप इससे आंसर फ्रेम कर सकें। और आप में से कुछ लोग अभी भी कंटेंट ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अब जो है ना आपके पास, उसी को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। वो कहते हैं ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अब आप सभी क्वेश्चन के पीछे भागोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जो मटेरियल मिल रहा है, जितना है अभी तक आपके पास, वो सफिशिएंट है, उसी से तैयारी कर लीजिए। तो चलिए फटाफट बात करते हैं इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स में। पहला टॉपिक हमारे पास आता है मार्किंग वर्सेस ग्रेडिंग। कि जैसे क्या है, पहला क्या ट्रेडिशनल सिस्टम क्या था, मार्किंग था। अब वर्सेस की बात आती है तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करके भी लिख सकते हैं। मैंने डिफ्रेंशिएट करके इसलिए लिखा है ताकि आप इसे अलग से भी आसानी से बना सकते हैं। फिर मार्किंग क्या थी, सबसे पहले अगर हम बात करें, ट्रेडिशनल सिस्टम था। और ग्रेडिंग क्या है, न्यू कॉन्सेप्ट है। मार्किंग में क्या है, नंबर्स दिए जाते थे कि हाँ 86 नंबर, 94 नंबर या 34 नंबर, कुछ भी नंबर। और ग्रेड्स की अगर हम बात करें तो लेटर से डिनोट किया जाता है, ए बी सी। अच्छा है तो ए, फिर उससे कम बी सी, इस तरीके से। मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर इंडिविजुअल असेसमेंट आइटम्स। मार्क्स क्या है, हर चीज़ के लिए दिए जाते थे। जैसे बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है क्लास में, कोई भी चीज़ हो सकती है, ऐसे किसी एक्टिविटी में कैसी परफॉर्मेंस है। ग्रेड्स आर अवॉर्डेड फॉर कोर्स। तो ग्रेड्स क्या है, पूरे कोर्स के लिए मिलते थे। जैसे टीचर हर एक्टिविटी में बच्चे को क्या है, ऑब्जर्व करे जा रहा है, फिर उसके बाद क्या देगा, लास्ट में उसे ग्रेड्स देगा। तो वही बात आ गई यहाँ पे अगले पॉइंट में भी कि स्पेसिफिक है किसी चीज़ के लिए। मोर स्पेशली अ मार्क इज लेवल ऑफ अचीवमेंट अगेंस्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर एन असेसमेंट आइटम। बल्कि ग्रेड क्या है, ओवरऑल लेवल ऑफ अचीवमेंट है। मार्क्स में हम सिर्फ एकेडमिक स्कोलेस्टिक एरियाज को कवर करते हैं, जैसे कि सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे, एकेडमिक्स एरिया की बात करेंगे। लेकिन ग्रेड्स में हम क्या है, स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक एरिया की भी बात करते हैं। मार्क्स में क्या है, स्टूडेंट्स हाई स्कोर्स के लिए compete करते हैं। बल्कि ग्रेड्स में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ खुद से compete कर रहे हैं। डज नॉट इंस्टिल अ सेंस ऑफ कंपटीशन। और मार्क्स में क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि सिर्फ पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई में आता है उस पर नंबर मिल रहे हैं। लेकिन ग्रेडिंग्स क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही है। क्योंकि क्या है, ग्रेडिंग में क्या हो रहा है, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन हो रही है ना, हर चीज़ को देखा जा रहा है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है। मार्किंग क्या है, सब्जेक्टिव सिस्टम है, तो उसमें क्या है, बहुत से फैक्टर इंटरफेयर कर सकते हैं, पर्सनल फैक्टर, एज, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें। लेकिन ग्रेडिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव सिस्टम है, तो इंटरफेरेंस का लेस चांस है। समेटिव है नेचर में मार्क्स। और ग्रेडिंग क्या है, फॉर्मेटिव है, क्योंकि पूरे साल भर चल रही है वो चीज़। मार्क्स में क्या है, लेस टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि पेपर हुए और मार्क्स मिले तो रिजल्ट आ गया। लेकिन ग्रेडिंग क्या है, ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ज़्यादा टाइम लगता है। मार्क्स में सिर्फ एक ही डोमेन की हम बात करते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, बच्चे को कितना याद है, उसने पेपर में लिखा और उसे मार्क्स मिल गए। लेकिन ग्रेडिंग में हम सारे डोमेन्स की बात करते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन की। अब मार्क्स में क्या है, जो मार्क्स आ गए उसके बाद उसका कुछ कर थोड़े नहीं है, तो रेमेडियल टीचिंग का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन ग्रेडिंग में क्या है, हमारे पास, हम वीक स्टूडेंट्स को क्या है, रेमेडी दे सकते हैं, उनको क्या है, अच्छे से प्रिपेयर करवा सकते हैं, रेमेडियल टीचिंग करवा सकते हैं। जहाँ उनमें कमियां हैं उसको हम इंप्रूव करते हैं। जैसे टीचर कंटिन्यूस इवैल्यूएशन कर रहा है तो उसे पता चलेगा कि बच्चा क्या है, वीक होता जा रहा है स्टडीज में, तो उसे इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। और जब हम बात करते हैं कि मार्किंग या ग्रेडिंग में से क्या बेहतर है, इसमें वैसे आप नॉर्म दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि पहले आप मार्किंग का बता दें कि मार्किंग क्या होती है या किस तरीके से होती है, ट्रेडिशनल मेथड है, और उसके बाद फिर आप ग्रेडिंग का बता दें, या ऐसे जैसे मैंने बताया डिफ्रेंशिएट करके भी लिख सकते हैं। दोनों ही ठीक रहेंगे। तो उसके बाद हम बताएंगे कि इफेक्टिव ज़्यादा कौन सा है। ऐसा माना जाता है कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये क्या है, अनहेल्दी कंपटीशन, जो ये रैट रेस लगी होती है कि मार्क्स के लिए कुछ भी अनफेयर मीन से कुछ भी करते रहते हैं, चीटिंग करते हैं या कुछ क्रैमिंग करते हैं, तो वो उसको खत्म करता है ये। तो इसीलिए एलिमिनेट्स अनहेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग हाई अचीवर। टीचिंग लर्निंग क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है। टीचर बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी हर हरकत को देख रहा है, तो चाइल्ड सेंटर हो गई है। सुसाइडल रेट कम हुआ है, क्योंकि मार्क्स से तो क्या बहुत डिफरेंस आ जाता था, लेकिन ग्रेड से क्या उतना डिफरेंस नहीं आता था। उतना डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि ऐसा होता है कि हम जैसे 90 to 100 सभी बच्चों को एक ही ग्रुप में रख रहे हैं, तो सुसाइडल रेट कम हुआ। बेटर लर्निंग इन्वायरमेंट पे बात हुई यहाँ पे, क्योंकि क्या है, हर तरीके से बच्चे को ऑब्जर्व करना है, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा, तभी तो बच्चा कुछ अच्छी एक्टिविटी कर पाएगा। प्रोवाइड स्कोप फॉर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, वही बात है कि अच्छे से एक्टिविटी हो पाएगी, क्योंकि क्या है, हर एस्पेक्ट्स में उसे चेक किया जा रहा है। अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन मतलब कि बच्चे को फेल ना किया जाए। आरटी के अंतर्गत ये बात आई थी कि बच्चे को क्या है, फेल ना किया जाए, उसे पास कर दिया जाए कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बेस पे। ये बात हुई थी क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अगर बच्चे फेल हो जाते थे तो वो डिमोटिवेट हो जाते थे और फिर वो क्या स्कूल छोड़ देते थे, तो इसकी वजह से उनकी पढ़ाई क्या बीच में रह जाती थी।
और इसलिए भी किया गया था ताकि लर्निंग को क्या है बेहतर बनाया जा सके, जॉयफुल बनाया जा सके, और जो एग्जाम्स का डर था, खौफ था बच्चों को, वो हटाया जा सके, सिर्फ लर्निंग पे फोकस किया जा सके। और सीसीई के अंतर्गत क्या था, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी गई ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके बच्चे की, उसको हम हर एस्पेक्ट्स में देखेंगे तो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन हो सके। इसके फेवर्स में ये बातें हुई थी कि स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट इंक्रीज हुई थी, एनकरेजमेंट टू लर्न रीजनल लैंग्वेज एंड वोकेशनल स्किल्स, हर एस्पेक्ट्स इंप्रूव किया जा रहा है। तो क्या है, कम्युनिकेशन बढ़ रही है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो रही है, जैसे इंटरेक्शन बढ़ रहा है तो लैंग्वेज की नॉलेज बढ़ेगी और वोकेशनल स्किल्स का पता चलेगा, टीचर उन्हें हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं ये जानने में कि किस में वो बेहतर है तो उस फील्ड में आगे जाए। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है यहाँ पे कि सिर्फ एक एस्पेक्ट की बात नहीं करेंगे, सारे बच्चे की डेवलपमेंट हो सके, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, ये सारी बातें। अगर हम कॉन्स की बात करें, क्या बुराइयां थी नॉन डिटेंशन पॉलिसी में या क्या कमियां निकली, तो इम्पैक्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन उतना नहीं रहा क्योंकि बच्चों को पता है कि अब क्या है, पास तो वो हो ही जाएंगे, तो उतना क्या है स्टैंडर्ड नहीं रहा है एजुकेशन का कि बच्चे क्या है कि उन्हें पता है कि वो पास हो जाएंगे तो उतना मेहनत नहीं करते हैं, हार्डवर्क इज नॉट सफिशिएंटली रिवॉर्डेड। और जो बच्चे क्या है बहुत मेहनत कर रहे हैं उनको भी पास होना, वो भी पास हो जा रहे हैं, और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं वो भी पास हो रहे हैं। अनक्लियर फ्यूचर फॉर स्टूडेंट, मेहनत की आदत नहीं रहेगी तो फ्यूचर का क्या पता रहेगा, फिर फ्यूचर का भी नहीं पता रहेगा। नो वैल्यू फॉर एकेडमिक आउटकम्स, अब क्या है बच्चों के मन में ये है ही नहीं कि हमें मार्क्स लेने या कुछ, उन्हें पता है कि हम पास हो जाएंगे और फिर वो पढ़ाई पे ध्यान भी नहीं लगाते। फिर बात हुई रिकंसिडरेशन ऑफ एनडीपी की, क्योंकि क्या है नॉन डिटेंशन पॉलिसी में नो डिटेंशन पॉलिसी में क्या है बहुत लोगों ने एतराज़ जताया, बहुत स्टेट्स ने, कि ये क्या है गलत चीज़ है, इससे क्या है पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो क्यों इसको रिकंसिडर किया गया था, उसके कुछ रीजन थे, जैसे कुछ स्टेट्स थी हरियाणा वगैरह, उन्होंने क्या कहा कि इससे क्या है 1 to 8 तक तो पास कर दे रहे हैं, लेकिन 9th में जाके क्या है बहुत प्रेशर बन जा रहा है बच्चों पर, जिसकी वजह से है 9th में बहुत सारे बच्चे क्या है स्कूल छोड़ दे रहे हैं, जो कि क्रूशियल स्टेज है जहां से क्या है असली पढ़ाई शुरू होती है। बच्चों का क्या है कैजुअल एटीट्यूड हो गया लर्निंग के प्रति, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें पास तो कर ही दिया जाएगा, तो वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते। फिर क्या हुआ, सेकंड अमेंडमेंट हुई, इसमें थोड़ा चेंज लाया गया कि 5th एंड 8th क्लास के बच्चों के क्या है एंड में एग्जाम्स लिए जाएं, और जो एक बच्चे इस एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, फेल होते हैं या कुछ अच्छा नहीं रिजल्ट आता है उनका, उनको रेमेडियल क्लासेस दी जाएं और फिर उसके बाद दोबारा उनके एग्जाम लिए जाएं, ताकि उनको क्या है एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस भी पता चले और क्या हार्ड वर्क भी करना सीखें वो। तो इसमें मेन फोकस यही था कि बच्चों को क्या है अच्छी एजुकेशन दी जाए और उनको क्या है ये ट्रॉमा स्टिग्मा के फेलियर का कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फेल हो जाएंगे, इस चीज़ से बाहर निकाला जाए, एक अच्छी लर्निंग पे फोकस किया जाए। तो इसके लिए ज़रूरी था कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और स्ट्रॉन्ग टीचिंग मेथड्स यूज़ हो, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था यहाँ पे टीचर, क्योंकि टीचर जैसा बच्चों को सिखाएगा बच्चे वैसे ही सीखेंगे। तो टीचर के मन में ये होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वैसे पास कर रहे हैं, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन पे पास कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर एक्टिविटीज करवाते जाए ताकि बच्चों की क्या है होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। फिर हमारे पास अगला टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी। ये हम पहले भी कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिविटी मतलब वही जहाँ पे हम 1 वर्ड आंसर्स की बात करते हैं या टिक मार्क्स की बात करते हैं, और सब्जेक्टिविटी मतलब जहाँ पे हम शॉर्ट आंसर्स या लॉन्ग आंसर्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी में हमारे पास आते हैं 2 तरह की ऑब्जेक्टिविटी, रिकॉल, रिकॉग्निशन वाले। रिकॉल मतलब जो मैंने पहले भी बताया था कि रिकॉल करना जिस चीज़ को कि दिमाग में लाना, जैसे कि सिंपल रिकॉल, कंप्लीशन, वेरी शॉर्ट आंसर्स। रिकॉग्निशन जो सामने ऑप्शंस दिए हैं उनमें से टिक करना, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, मैच द कॉलम, अरेंजमेंट, सब्स्टिट्यूशन। तो ऑब्जेक्टिविटी के क्या फायदे थे, टेस्ट कैन बी मार्क्ड विद कंप्लीट रिलायबिलिटी। ऐसा नहीं है कि टीचर के मूड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर उसने ठीक किया है बच्चे ने तो उसे मार्क्स मिलेंगे ही। लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, बहुत कम टाइम में ज़्यादा आंसर्स को दे सकते हैं, क्योंकि कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और टिक लगाना है। स्पेसिफिक नॉलेज स्किल पे फोकस करते हैं। आइटम्स को क्या है बैंक किया जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं क्वेश्चन बैंक में, और फिर उन्हें क्या है दोबारा यूज़ किया जा सकता है। ईजी टू एडमिनिस्टर एंड मार्किंग, स्कोर देना बहुत ईजी होता है कि अगर ठीक है तो 1 मार्क्स मिलेगा, और एडमिनिस्टर करने में भी ईजी होता है। लिमिटेशंस क्या है इसकी, डिफिकल्टी लेवल एंड इनिशियली एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट। अब इसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है इन्हें कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो डिफिकल्टी लेवल हो जाता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। फील्ड टेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है पहले कि हम क्या हायर लेवल पे, हायर स्केल पे ये टेस्ट दें, उससे पहले हमें चेक करवाना पड़ता है थोड़े से बच्चों से क्या वो बच्चे कर पा रहे हैं। रीजनिंग, अगर किसी ने कुछ रॉन्ग आंसर दिया तो उसके पीछे का हम रीज़न नहीं पता लगा सकते। ग्रेटर स्कोप फॉर गेस वर्क की मदद से बच्चे कर सकते हैं कि तुक्के से कुछ भी आंसर लगा दिया और अगर वो ठीक हो गया तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ तुक्के से भी ये ठीक हो सकता है, मार्क्स मिल सकते हैं। फिर अगर हम बात करें सब्जेक्टिविटी की, तो सब्जेक्टिविटी में फ्री आंसर आइटम्स आते हैं जहाँ पे हम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक कुछ भी नहीं, मतलब कि थोड़ा इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं लिखना होता। शॉर्ट आंसर जैसे लॉन्ग आंसर उसमें। सब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं आर यूज टू टेस्ट आइडियाज, कल्चर, कोहेरेंस एंड क्रिएटिविटी। कितनी क्रिएटिविटी है, कितने सिस्टमैटिक वे में हम आंसर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक ओवरऑल इवेल्युएशन मिलता है स्टूडेंट की मास्टरी लैंग्वेज पे, क्योंकि
अगर लैंग्वेज अच्छी होगी तभी अच्छे से आंसर फ्रेम कर पाएगा, एक प्रॉपर आंसर आ पाएगा। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग, क्योंकि अगर कुछ बहुत अच्छे से आता है, डीप अंडरस्टैंडिंग है, तभी हम उस पर एक पैराग्राफ या कुछ लिख सकते हैं। लेस रिस्ट्रिक्टेड होते हैं क्योंकि अपने मर्जी से हम कुछ लिख सकते हैं, इसमें अपने व्यूज रख सकते हैं। स्ट्रेंथ की बात करें हम सब्जेक्टिविटी की, तो स्ट्रेंथ क्या है, हेल्प्स टू डेवलप राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल डेवलप करने में मदद करती है। फोकस्ड ऑन टेस्ट टेकर एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज रेदर देन इन्फॉर्मेशन रिटेंशन, नॉलेज चेक कर रहा है क्योंकि पूरी चीज़ लिखनी पड़ेगी तो ना नॉलेज होगी, ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ दिमाग में रखी थी, रिटेंट थी और उसको टिक लगा दिया। लिमिटेशंस भी हैं इसकी काफ़ी। लिमिटेशन क्या है, हाईली डिपेंडेंट ऑन द मूड ऑफ एग्जामिनर, अगर जब चेक करते वक्त अगर एग्जामिनर का मूड कुछ अच्छा नहीं है तो वो मार्क्स अच्छे नहीं देगा। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इतने बड़े बड़े आंसर्स को देखना पड़ रहा है, डिफिकल्टी है स्कोरिंग में। अब इतना बड़ा आंसर है उसको क्या है, आपको पैराग्राफ में या जैसे मैंने बताया एनालिटिकल स्कोरिंग या ग्लोबल स्कोरिंग, तो डिफिकल्टी होती है स्कोरिंग में। क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस होता है, क्वालिटी पे उतना फोकस नहीं होता है। तो इसमें ज़्यादातर ऑब्जेक्टिविटी को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी इसीलिए एंट्रेंस टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्योंकि पहला फ़ायदा तो क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते, और दूसरा क्या है, स्कोरिंग के लिए बहुत ईजी है और हमें क्या है कि ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करनी पड़ रही। कम टाइम में हम बच्चे के इंटेलेक्ट को बेहतर तरीके से जान पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड पब्लिक एग्जामिनेशन ऑन टीचिंग एंड लर्निंग। अब एंट्रेंस टेस्ट क्या है, ये हम सबको पता है, जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। और पब्लिक एग्जामिनेशन क्या है, जो सारे बोर्ड एग्जाम्स है, जो स्कूल्स वगैरह में एग्जाम हो रहे हैं, वो सारे क्या है, पब्लिक एग्जामिनेशन। तो इन दोनों का मेन मोटिव क्या है, टू साइंटिफिकली एनालाइज द स्टूडेंट्स, ग्रेड देम विद मार्क्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट, की कैसे उन्होंने परफॉर्मेंस की दी है उसके बेसिस पे उन्हें अपग्रेड करना। ये एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं ताकि बच्चे को क्या है, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए या जॉब के लिए या डिग्री कोर्स के लिए क्या है, सिलेक्ट किया जा सके। पर्पस क्या है पब्लिक एग्जामिनेशन का, बच्चे को प्रमोट करना, सर्टिफिकेट देना कि हाँ अब ये जो ये वाला सिलेबस है इसे आ चुका है, अब ये क्या है नेक्स्ट क्लास में जा सकता है, इसे अपग्रेड कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के पर्पस की अगर हम बात करें तो वो क्या है, एबिलिटीज़ को चेक करता है, एप्टीट्यूड को चेक करता है, कॉम्पिटेंसीज को चेक करता है, जिसके बेसिस पे क्या है कहीं एडमिशन मिलती है। अब मेन इम्पैक्ट्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड पब्लिक एग्जामिनेशन ऑन टीचिंग एंड लर्निंग क्या है, कि जब हमें पता होता है कि हम किसी स्पेसिफिक गोल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, तो टीचिंग एंड लर्निंग क्या इंप्रूव होती है। जैसे कि एंट्रेंस टेस्ट में बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, वो चीज़ बात आ गई। एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपना टैलेंट दिखाने के लिए, अपनी एबिलिटीज़ दिखाने के लिए कि हमारा क्या एप्टीट्यूड है, हमें कितना टैलेंट है, हमारी इंटेलेक्ट कितनी है, हमारा IQ कितना है। इससे क्या पता चलता है कि जैसे पब्लिक एग्जामिनेशन में जैसा रिजल्ट आता है उससे पता चलता है कि कहाँ पे मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, कहाँ पे क्या कमियाँ हैं, कहाँ पे क्या नई पॉलिसी या क्या नई इंप्रूवमेंट या रेमिडियल टीचिंग की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे मिनेंस ऑफ कोचिंग की। अब मिनेंस ऑफ कोचिंग के बैड इफेक्ट्स क्या है कोचिंग के। कोचिंग क्या है, स्पेशलाइज्ड गाइडेंस होती है सिलेक्टेड ग्रुप के लिए, जहाँ पे हमें गाइड किया जाता है कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है किसी भी काम के लिए या किसी भी कोर्स के लिए या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जब हम प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, शॉर्टकट दी जाती है कि कैसे एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है, एक तरीके से सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क, हार्ड एफर्ट्स है, क्योंकि जब हम खुद ढूंढते हैं लेकिन कोचिंग एग्जाम में क्या है, हमें मटेरियल बना बनाया मिल रहा है। सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, सोली डिपेंडेंट ऑन कोचिंग क्लास। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवाते, जो कोचिंग क्लास में दिया जाता है वही होता है। हाई फीस स्ट्रक्चर होता है, मगिंग अप ऑफ टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस होता है। फिर बात आती है लैक ऑफ कम्पिटेंट टीचर्स की। अब क्या है, कोचिंग सेंटर वाले क्या है कि उन्हें पैसे कम लगे उनके, इसलिए क्या करते हैं, फ्रेशर्स को ही रख लेते हैं जिन्हें खुद को ही एक्सपीरियंस नहीं होता है। अब जब जिसको खुद को एक्सपीरियंस नहीं, वो बच्चों को क्या सिखाएगा, तो जैसा भी काम आता है वो वैसे ही सिखा देते हैं, वही वर्कशीट्स पे ही काम करवाते रहते हैं। तो लैक ऑफ कम्पिटेंट टीचर्स। कोचिंग सेंटर मोस्टली फोकस ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिल्ड्रन। कोचिंग सेंटर ज़्यादातर क्या होते हैं कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उन पर ही फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें क्या होता है, अपने होर्डिंग पे एक फोटो चाहिए होती है कि हाँ इन्होंने हमारे कोचिंग सेंटर से अच्छे मार्क्स पाए हैं। जैसे कि आपने कोटा फैक्ट्री में भी देखा होगा, उनकी बात नहीं मानते लेकिन जो इंटेलिजेंट लड़की होती है उसकी बात मान लेते हैं। तो वही चीज़ है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जाने में टाइम लग रहा है, फिर वहाँ पे टीचर के आने से पहले बैठना है, फिर वापस आने में टाइम लग रहा है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। और मोस्टली आजकल क्या है, इन्होंने एजुकेशन को क्या है, मनी मेकिंग बिजनेस बना दिया है। सिर्फ पैसे के लिए ये बच्चों को लालच देते हैं कि हाँ आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, और क्या बच्चे को डिपेंडेंट बना देते हैं कोचिंग सेंटर पर। तो इसीलिए बच्चों को चाहिए कि वो सोली डिपेंड ना हो, खुद मेहनत करो। बिकॉज जब हम खुद मेहनत करते हैं, डिपेंडेंट बनते हैं, तो उस जीत की खुशी भी अलग होती है और सक्सेस भी निश्चित ही होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा यूनिट 4 का पार्ट 2 खत्म होता है। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और तैयारी ना होने की वजह से पैनिक ना करें, जो आ रहा है वो लिख के आइए, वहाँ पे कुछ भी लिखिए, बस पेज खाली नहीं छोड़ना है। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।